अब वो उसे लेकर न जाने कहां पर चला गया है। तुम उसे बाजियाब करवाने में मेरी मदद करोगी। अगर तुमने ये सब कुछ ना किया तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा कि तुम्हारे भाई की रूह भी सोचकर तड़प उठेगी। उसकी बात सुनकर कुछ साल पहले के वाकयात उसकी नजरों के सामने घूम गए। यानी कुछ अर्सा पहले जिस औरत को उसका भाई अपनी हवेली में लाया था वो कोई और नहीं बल्कि एहतशाम की बहन थी। ये सोचकर ही उसका वजूद खौफ से कांपने लगा, क्योंकि उसे इस हकीकत के बारे में सब कुछ पता था। उसने एक निगाह एहतशाम पर डाली जो फिलहाल उसकी तरफ नहीं देख रहा था। अगर वो इस वक्त मनाहिल की तरफ गौर से देखता तो यकीनन उसे अंदाजा हो जाता कि मनाहिल इस बारे में कुछ न कुछ जानती है। वो खामोशी से वहां से उठी। इससे पहले कि वो बाहर निकलती एहतशाम ने उसका बाजू पकड़ा और घुराते हुए कहा, तुम कहां पर जा रही हो? तुमसे तो मैंने बदला लेना है। आप मुझसे बदला पहले ही ले चुके हैं। आप मेरे साथ वो सलूक कर चुके हैं कि मैं खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। एक लम्हे के लिए वो खामोश हुआ और फिर दोबारा से बोला कि वो तो कुछ भी नहीं था। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। मनाहिल खामोशी से वहीं बिस्तर पर बैठ गई। उसकी नजरों के सामने कुछ महीने पहले के वाकयात घूमने लगे। उस दिन वो अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी। ड्राइवर उसे लेने के लिए नहीं पहुंचा था। आयशा ने उसे कहा था कि मेरे साथ चली जाना, मगर इसने साफ इनकार कर दिया। वो दूसरों का एहसान लेना पसंद नहीं करती थी और उसकी इसी आदत की वजह से भी अक्सर लोग उससे नाराज रहते। यहाँ तक कि उसकी अपनी अम्मी भी उसे डांटती थी और कहती थी कि इस तरह से इंसान बाज़ औक़ात अपने आप को मुश्किल में डाल लेता है। इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए हमेशा दूसरों पर इन्हिसार करना ही पड़ता है। अगर इंसान सब कुछ खुद करना शुरू कर दे तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं और अकेले जिंदगी गुजारना तो नामुमकिन हो जाता है। बाज़ औक़ात ड्राइवर लेट हो जाता है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने किसी दोस्त के साथ चली आया करो। वो सब इसी इलाके में रहते हैं। अगर तुम उनके साथ आ भी जाती तब भी घर में किसी को कोई मसला नहीं होगा। माँ की बात सुनकर वो हमेशा मुंह बनाते हुए कहती थी कि आपको अच्छे तरीके से पता है मुझे इस तरह से किसी की गाड़ी में बैठना पसंद नहीं। मैं इंतजार कर लिया करूंगी, लेकिन यूं किसी के साथ नहीं आऊंगी। उस दिन भी आयशा ने उसे अपने साथ जाने की पेशकश की थी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। उनकी क्लास 5 बजे खत्म हुई थी। सर्दियों की शामें थीं, जल्द ही अंधेरा हो जाता था। वो यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी थी और ड्राइवर का इंतजार कर रही थी कि अचानक काले रंग की गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। अभी उसे संभलने का मौका नहीं मिला कि एहतशाम ने उसका बाजू पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। उसका सर जोर से गाड़ी की खिड़की पर जाकर लगा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसे होशो हवा से बेगाना होता देखकर एहतशाम के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि वो खुद ही पुरसकून हो गई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो अपने अड्डे पर पहुंचा, जहां पर उसके दोस्त पहले से मौजूद उसका इंतजार कर रहे थे। कबीर खान तेजी से चलता हुआ उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम्हें लगता है कि तुम सब ठीक कर रहे हो? तो वो जोरों शोर से हाँ में सर हिलाते बोला, सिर्फ यही तरीका है जिसके जरिए मैं अपनी बहन बाजियाब करवा सकता हूं। दरअसल उसकी दुराब खान के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी थी। यूनिवर्सिटी के जमाने से ही वो लोग एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन दुराब को एहतशाम की बहन से मोहब्बत हो गई थी और ये मोहब्बत कोई मामूली नहीं थी, बल्कि बहुत ही धुआंधार थी। वो उस लड़की को हद से ज्यादा पसंद करने लगा था। जवेरियत बहुत मासूम लड़की थी। आज तक वो कभी भी इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ी थी। जब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तब भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में मगन रहती। यहाँ तक कि उसने किसी लड़की से भी दोस्ती नहीं कर रखी थी, क्योंकि एहतशाम के वालिदैन का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। वो अपनी बहन का माँ बाप की तरह ख्याल रखता। उसकी ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देता था। वो अक्सर ही जवेरिया को डांटता था और कहता था कि लोगों से बना कर रखा करो, अकेले जिंदगी नहीं गुजरती, मगर वो अपने भाई की बात को नजरअंदाज कर देती थी। काफी अरसा गुजरा तो उसकी मुलाकात दुराब से हो गई। एहतशाम ने जब उन्हें एक बार एक दूसरे से बातें करते पाया तो उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ।
उसने अपनी बहन को समझा दिया था कि तुम हर किसी के साथ ताल्लुक रख सकती हो, लेकिन इस इंसान से दूर रहो। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लाख चाहने के बावजूद भी जवेरिया खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई और कब उसकी दुराब से दोस्ती मजबूत रिश्ते में तब्दील हो गई, उसे अंदाजा ही नहीं हो पाया। जब एहतशाम उसके सामने दुराब की बुराइयां करता तो उसे बुरा महसूस होता। एहतशाम और दुराब दोनों ने एक साथ ग्रेजुएशन किया था और फिर बिजनेस में भी एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे। काफी अरसे बाद दुराब ने जब उसके सामने अपनी पसंद का इजहार किया तो वो उसे धमकी आमेज लहजे में कहने लगा कि अगर तुमने मेरी बहन की तरफ नजर उठाकर भी देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। ये सब सुनकर वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो जवेरिया से इश्क करने लगा था और उसे अपने साथ एक पाक रिश्ते में बांधना चाहता था। उसने हर तरह से एहतशाम की मिन्नतें कर ली, लेकिन वो कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अब दुराब को पहली बार बेबसी का एहसास हो रहा था। जब उसने अपने बाबा कामरान खान से जाकर बात की तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया और कहने लगे उन लोगों से हमारी वैसे भी नहीं बनती। हमारे बाप दादा की उनके साथ दुश्मनी चली आ रही है। पहले जमीनों की वजह से मामलात खराब रहे थे और फिर बाद में जाकर सरदारी की वजह से मामलात खराब रहे। उसके बाद तुम्हारी उसके साथ दुश्मनी हो गई। इसलिए उस लड़की का ख्याल अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि हम उसे किसी भी सूरत इस हवेली की बहू नहीं बनाएंगे। आखिर में वो अपनी बहन के पास गया था ताकि अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। मनाहिल ने उसकी तमाम बातें बहुत गौर से सुनी थी। तब उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी। उसने अपने भाई को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर वो कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अचानक ही वो बोला, मैं सोच रहा हूं उसे भगाकर अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर वो खौफजदा हो गई और तेजी से नफी में सर हिलाते कहने लगी, इस तरह की गलती कभी ना कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से हम लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। मैं एक ऐसी चाल चलूंगा कि वो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लबों पर उस वक्त एक बहुत शातिर मुस्कुराहट थी। अगले दिनों में उसने अपने कुछ दोस्तों की मदद से एक मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे के बाद ये खबर मशहूर हो गई कि जवेरिया का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। दरअसल वो कार खाई से नीचे गिर गई थी और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था जो कि दुराब ने लगाया था। जब बाद में जाकर चेक किया गया तो एहतशाम को अपनी बहन के फटे हुए कपड़े मिले थे और उसके अलावा दूसरे और सबूत थे जो बता रहे थे कि उसकी बहन वाकई इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। गम के मारे उसका बुरा हाल था। दूसरी तरफ जवेरिया दुराब से निकाह कर चुकी थी, मगर उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। उसने अपने भाई को खो दिया था और यह नुकसान बहुत बड़ा था। जब भी वो उसका जिक्र अपने शौहर के सामने करती तो वो उसे डांट कर खामोश करवा देता और उससे कहता कि तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ किया, यहां तक कि अपने खानदान को छोड़ दिया है, और तुम हो कि अपने भाई पर ही अटकी हुई हो। थोड़े ही अरसे के बाद वो दोनों मुल्क से बाहर चले गए थे। इस बारे में सिर्फ और सिर्फ मनाहिल को ही पता था। सिर्फ वही थी जो अपने भाई के साथ राब्ते में थी। एहतशाम चूंकि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसी वजह से उसका आना जाना दूसरे ममालिक में चलता रहता था। वो तुर्की के एक मशहूर होटल में मौजूद था। जब जवेरिया मुस्कुराते हुए उस होटल के अंदर दाखिल हुई, उसने एक बहुत ही छोटे मासूम से बच्चे का हाथ पकड़ रखा था। इसे देखकर वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। चंद लम्हों के लिए तो उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। वो बच्चा खिलकर मुस्कुरा रहा था, जबकि जवेरिया भी हंस रही थी। वो तेजी से चलता हुआ उसके पास गया। दूसरी तरफ जब उसने अपने भाई को देखा तो उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। दुराब ने उसे बताया हुआ था कि अगर हम लोग कभी उसके हाथ लग गए तो वो हमें जान से मार देगा। उसने अपने बेटे का सर जोर से अपने साथ लगा लिया और मदद के लिए पुकारने लगे। एहतशाम को इस सब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी।
वो एकदम ही बहुत परेशान हो गया। अगर वो यहाँ पर रुका रहता तो यकीनन लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते। वो तेजी से वहां से बाहर निकल गया। उसने उन दोनों को तुर्की में तलाश करना शुरू कर दिया था, जबकि हकीकत तो ये थी कि वो यहाँ पर सिर्फ 1 महीना छुट्टियां मनाने आए थे। उनके बेटे वजदान को यह मुल्क बहुत ज्यादा पसंद था और एक लंबे अरसे से उसने दुराब के कान खाए हुए थे कि मैंने सूफिया मस्जिद देखनी है। बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ही वो दोनों यहाँ पर आए थे। अब तो एहतशाम का शक यकीन में बदल गया कि ये सारा खेल दुराब खान ने ही खेला हुआ था। इसी वजह से उसने उसकी बहन को किडनैप करने का फैसला किया। उसके साथ साथ उसने कामरान साहब को भी समझा दिया था कि अगर आपने मेरे मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं आपको भी जान से मार दूंगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त है, अपने बेटे को वापस बुला लें। अगर वो यहाँ पर ना आया तो आपकी बेटी भी हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। एहतशाम ने मनाहिल से जबरदस्ती निकाह कर लिया था। वो उस पर हद से ज्यादा जुल्म करता, उसे हमेशा डरा कर रखता। अगर वो कोई बात करने की कोशिश करती थी तो उसे खामोश करवा दिया जाता। उसकी हैसियत 2 कौड़ी से ज्यादा की नहीं थी, मगर अक्सर औकात ऐसा भी होता कि उसका लहजा नरम हो जाता। वो धूप छांव जैसा इंसान था, यहाँ तक कि उसने उस लड़की पर अपना हक भी पहले ही दिन साबित कर दिया, मगर उसके बाद वो उसे मुकम्मल तौर पर अनजान हो गया। उसके इसी रवैये ने मनाहिल को हद से ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। वो टूट कर रह गई थी। वो अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि आखिर उसकी हैसियत एहतशाम की जिंदगी में क्या है। जब भी वो उससे सवाल करती तो वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता था कि तुम्हें तो मैंने बदला लेकर छोड़ देना है, तुम क्यों अपने जहन पर इतना ज्यादा जोर डालती हो। आज भी वो उस पर जुल्म करने ही वाला था कि वो रोते हुए कहने लगी, मैं आपको अपने भाई के बारे में बताने के लिए तैयार हूं। मैं आपको उनके बारे में सब कुछ बता दूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझ पर दोबारा से जुल्म मत कीजिएगा। आप नहीं जानते उसके बाद मुझे अपनी जात से किस कदर शदीद नफरत महसूस होने लगती है। मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊं। वो वाकई बहुत तकलीफ में मुब्तला थी। एहतशाम चंद लम्हों के लिए अपनी जगह पर मुकम्मल तौर पर साकित हो गया। आज उसके लहजे ने उसके दिल पर असर कर दिया था और वो एकदम ही बहुत ज्यादा घबरा गया था। कुछ भी कहे बगैर वो कमरे से बाहर निकल गया। रात को जब वो लेट वापस आया तो मनाहिल ने उसके हाथ में एक एड्रेस दिया और उसे कहने लगी, भाई कुछ अरसे से पाकिस्तान में ही रिहाइश पजीर हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कंपनी की तरफ से दूसरे ममालिक में आना जाना होता है। आपने भी उन्हें इसी सिलसिले में देखा होगा। जो एड्रेस उसने एहतशाम को दिया था वो बिल्कुल ठीक था। अगले दिन जब वो वहां पर पहुंचा और दरवाजा खोलकर अंदर गया तो सामने ही उसकी बहन बैठी मुस्कुरा रही थी। करीब ही उसका बेटा बैठा हुआ था। एहतशाम को देखकर वो खौफजदा हो गई और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरे बेटे को कुछ मत कहना। उसकी बात सुने बगैर वो तेजी से चलता उसके पास गया और बहन का सर सीने से लगाते फूट फूट कर रोने लगा। जवेलिया अपनी जगह पर मुकम्मल तौर पर साकित हो गई थी। उसके बाद वो भी रोने लगी। दुराब जब बाहर गया तो एहतशाम ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा और चिल्लाते हुए कहा, तेरी वजह से इतना अरसा मैं अपनी बहन से दूर रहा। अगर मुझे अपनी बहन के बेवा होने का और अपने भांजे के यतीम होने का डर ना होता तो मैं तुझे इस दुनिया से रुखसत कर देता। एहतशाम ने अपने बदले को दिल में ही दबा लिया था और अपने दिल को समझा लिया था कि माजी में जो कुछ भी हुआ अब वो तब्दील नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि हकीकत को कबूल कर लिया जाए। दुराब ने अपने नाक से बहने वाले खून को साफ करते हुए कहा, बदला तो तुमने भी ले लिया है। तुमने कौन सा मेरी बहन को छोड़ा है, तुमने भी उससे निकाह कर लिया है। एहतशाम की आंखों के सामने मनाहिल का चेहरा घूम गया। बिलाशुबा उसने उस लड़की से निकाह किया था। उसके साथ साथ उसने उस लड़की पर जुल्म भी किया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बहन सुकून में नहीं है। मगर अब अपनी बहन के चेहरे पर खुशी देखकर उसने मनाहिल से माफी मांगने का फैसला किया। घर जाने के फौरन बाद उसने हाथ जोड़कर उस लड़की से माफी मांगी थी और उसे हक दिया था कि अब तुम जो कहोगी वैसा ही होगा।
اس سے دور ہونے کا مناہل کے پاس آپشن نہیں تھا، کیونکہ اب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے اپنے بچے کے لیے اس کا ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں تک رانی کا سوال تھا تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گاؤں چلی گئی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد کامران خان کے تعلقات اپنے داماد سے بہتر ہو گئے، کیونکہ اب ان کے دوہرے رشتے تھے۔ مناہل اور احتشام کی شادی کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن مناہل آج تک نہیں بھولی کہ احتشام نے اسے ڈرانے کے لیے کالے بڑے بڑے کتوں کے سامنے پھینک دیا تھا۔